हेलो दोस्तों। भारत के आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर आप सबको टेक्स्ट बुक की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। इस दिन को पाने के लिए हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने, हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के कारण आज आप और मैं आज़ाद भारत में श्वास ले पा रहे हैं। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था तब उसके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न था और ये प्रश्न था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसे होगा। हाउ विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया बी। और इस प्रश्न को सुलझाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में एक संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949, 26 November 1949 was the day on which we adopted our constitution। और उसके बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 हमारा पहला गणतंत्र दिवस, द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। दिस वॉज द डे ऑन विच आर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ये वो दिन था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्राविधान लागू हो गए थे और इसी दिन में भारत पूरे दुनिया के सामने एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राष्ट्र के रूप में आया। दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए और इस 75 सालों में संविधान ने भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड दैट द इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया इज मेंटेन्ड। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी एक बात कहते हैं। वो कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और ये चीज़ हमारे संविधान पर भी अप्लाई होती है। दोस्तों, हर सोसाइटी एक चेंज से गुजरती है। एवरी सोसाइटी गोज थ्रू अ चेंज। अगर हम भारत का ही उदाहरण ले लें तो जो भारत 1950 में था वो भारत आज नहीं है, पर जो संविधान 1950 में था वही संविधान आज भी है। तो संविधान में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसने इस परिवर्तन को अकोमोडेट कर लिया है, जिसने इस परिवर्तन को आत्मसात कर लिया है। तो आइए आज इस सेशन में यही जान के लेते हैं कि ये चीज़ क्या है संविधान में जो हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना डायनामिक बनाती है। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान को एक लिविंग ट्री कहा जाता है या फिर ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कि भारत का संविधान एक जीवित किताब है। अब ये क्यों है, कैसा है, ये जानने के लिए हम भारत के इतिहास को ट्रैवल करेंगे। हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे और पिछले 70 साल देखेंगे, पिछले 70 साल का एक सफ़र करेंगे और इस सफ़र के माध्यम से हम देखेंगे कि संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले एरा में। जैसे कि हमने कहा कि 26 जनवरी 1949 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस था और तब से संविधान लागू हो गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। पर जैसे हमने कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो जैसे जैसे टाइम चलता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों की डिमांड्स बढ़ती गई और उस डिमांड्स को अकोमोडेट करने के लिए संविधान ने भी कुछ चेंजेस किए, संविधान में भी कुछ बदलाव आए। जैसे शुरुआत होती है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से। अब आज़ाद भारत में सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स करके कुछ चीज़ चलाई थी जिससे ज़मींदारी हटाई गई और बहुत सारे बदलाव किए गए। और इस चीज़ को इफेक्ट देने के लिए, इस चीज़ को पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिससे एक नया शेड्यूल, एक 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। अब इस 9th शेड्यूल ने क्या कहा? इस 9th शेड्यूल ने कहा कि जो भी चीज़ें इस 9th शेड्यूल के अंदर जाएगी उस पे जुडिशरी, मतलब जो हमारे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो इस चीज़ के ऊपर किसी भी तरीके का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। मतलब द कोर्ट्स विल नॉट हैव द पावर of judicial review on any matter that is added in the 9th schedule। तो this was a very very progressive step। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था
हमारे संविधान के डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ काम करना चाहती थी तो लोग कोर्ट में जाते थे और ये कहते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हमसे हमारी प्रॉपर्टी कैसे छीन सकते हैं। और इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट करना चाहती थी वो हो नहीं पा रहे थे। अब इस चीज़ को करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया शेड्यूल ही लाया जिसे उन्होंने 9th शेड्यूल कहा। और इस चीज़ में उन्होंने और इस शेड्यूल में उन्होंने कहा कि इस शेड्यूल में जो भी चीज़ डाली जाएगी वो जुडिशियल रिव्यू के परे होगी। इसके बाद भारत में एक आग सी तहक उठती है। लोग ये डिमांड करने लगते हैं कि जो हमारे राज्य हैं, जो भारत के राज्य हैं, उसे भाषा के आधार पर बांटा जाए, जिसे इंग्लिश में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और इसी चीज़ को शेप देने के लिए बहुत सारे कमिटियों का गठन किया गया था। फिर वो आपकी एस.के. धर कमेटी हो गई, आपकी जे.वी.पी. कमेटी हो गई, आपकी फजल अली कमेटी हो गई। आखिरकार 1955 में जब फजल अली कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तब उन्होंने माना कि भारत को भाषा के आधार पर, मतलब भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जा सकता है। और इसी चीज़ को शेप देने के लिए फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 का। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये ब्रिटिश सरकार ने बनाई हुई प्रणाली को पूरी तरीके से तोड़ देता है। मतलब ब्रिटिश सरकार ने भारत को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में बांटा था। जब ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, वो कहता है कि अब ये कोई पार्ट नहीं होंगे और भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी हमारे संविधान के लिए, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले भारत को भाषा के आधार पर नहीं बांटा गया था। जैसे ब्रिटिश के काल में भारत जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी पार्ट्स में बटा हुआ था, वैसे ही आज़ाद भारत में भी वैसे ही प्रणाली चल रही थी। पर लोगों की ये डिमांड थी कि भारत को भाषा के आधार पर बांटा जाए। तो संविधान ने लोगों के इस डिमांड को भी आत्मसात किया। संविधान ने लोगों के इस डिमांड को भी माना और एक अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इस पर्टिकुलर डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है। राइट। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी में जो हम 1950 से लेकर 2021 तक आने वाले हैं, इस पूरी जर्नी में आपको एक बात ज़रूर समझ में आएगी कि जब जब सोसाइटी में कोई चेंज होता है, जब जब इंडियन सोसाइटी में कोई चेंज होता है, लोग किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल है कि उसने उस लोगों की उस डिमांड को माना है और लोगों की डिमांड से अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को परिवर्तित किया है। राइट। सो देयरफॉर यू विल सी that the constitution is accommodating the changes of its people and it is changing itself also, right? So again वही जो नियम था, जो हमने पढ़ा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो वही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960। इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि जो बेरूबारी यूनियन का जो भाग था वो ईस्ट पाकिस्तान, मतलब आज के बांग्लादेश को दे दिया। राइट। सो ये 1950 के दशक के कुछ चेंजेस थे जो हमारे संविधान में आए। उसके बाद 1970 का डिकेड आता है। अब इस 1970 के डिकेड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला बदलाव आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, वो एक एब्सोल्यूट पावर है। मतलब इस पार्लियामेंट से ये पावर कोई भी छीन नहीं सकता है और पार्लियामेंट संविधान का कोई भी भाग बदल सकती है। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार लेके आई थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सरकार ने खुद को ये इतनी पावर दे दी थी कि वो जब चाहे संविधान का कोई भी भाग जो है वो चेंज कर सकती है, किसी भी भाग को अमेंड कर सकती है। अब इसके वजह से बहुत सारे चीज़ों के ऊपर एक डार्क क्लाउड जैसा आ गया, क्योंकि कल अगर सरकार चाहे तो वो फंडामेंटल राइट्स भी लोगों से छीन सकती है। और अगर ऐसा हुआ
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो सपना था वो सपना ही पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि अगर लोगों से उनके मौलिक अधिकार ही छीन लिए गए तो भारत आज़ाद होना या आज़ाद न होना एक जैसा ही होता था। इसके लिए अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। ये अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर आर्टिकल 39 बी और 39 सी को हमें शेप देना हो तो हम थोड़े से फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा नीचे ला सकते हैं। इसका ये मतलब था कि अगर डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के कुछ आर्टिकल्स को हमें शेप देना है, if we want to give effect to some articles, some provisions of articles 39 B and C, और ऐसा करते वक्त अगर आर्टिकल 14 को कोई नुकसान हो रहा है, ऐसा करते वक्त अगर आर्टिकल 19 को कोई नुकसान हो रहा है, और ऐसा करते वक्त अगर आर्टिकल 31 को कोई नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान ठीक होगा, राइट। तो इस दशक में आप एक चीज़ समझ सकते हो कि इस दशक में जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई थी, और ये गवर्नमेंट जब पावरफुल बन गई तब उन्होंने अपने पास कुछ ज़्यादा पावर ले लिए। जैसे पहली पावर उन्होंने ली 24th अमेंडमेंट एक्ट से कि वो संविधान का जो हिस्सा चाहे वो हिस्सा बदल सकती है। अब ये चीज़ संविधान के लिए ही बहुत खतरनाक थी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पावरफुल बन जाए तो वो कल चाहे तो लोगों से अपने फंडामेंटल राइट्स भी छीन सकती है। अब संविधान को बचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया है, विच इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर गवर्नमेंट के पास इतना पावर आ जाता है कि वो संविधान को जैसे चाहे वैसे बदल सकती है, तो ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि फिर लोगों से उनके अधिकार, लोगों से उनके राइट्स कभी भी छीन लिए जा सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, और वो निर्णय था केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है पार्लियामेंट को कि ठीक है, आप जो चाहे वो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर लो, क्योंकि आपके पास ये पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हो। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कोई भी बदलाव नहीं ला सकते जिससे हमारे संविधान का, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर हो जाए। नाउ दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन हिस्ट्री, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट थी 1970 के डिकेड में जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ऐसे एक्ट्स पास कर रही थी जिससे उसके पास बहुत पावर आ गई थी, इतनी पावर कि वो संविधान को जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं। इसीलिए तो 24th अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने पास किया, जिससे उन्होंने अपने पास इतनी शक्ति ले ली कि जैसे चाहे वो संविधान को बदल सकते हैं। पर जब एग्जीक्यूटिव या जब गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है और ऐसे कुछ बदलाव लाती है, तब संविधान ने ही सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दी है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत दी है कि वो संविधान की रक्षा करे। इसके लिए जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट एक गार्डियन की तरह खड़ा हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट को कि आपको जो चाहे वो बदलाव कीजिए, पर ऐसे बदलाव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जा सकते। अब जो गवर्नमेंट थी, जो एग्जीक्यूटिव थी, ये सवाल में पड़ गई कि उन्होंने कोर्ट से पूछा ठीक है तो आप बताइए हमें कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। कोर्ट ने बताया यह हमें भी नहीं पता कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, पर जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हम डिसाइड करेंगे कि चेंजिंग सोसाइटी के अनुसार, सोसाइटी के बदलते ज़रूरतें के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों, इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ढांचा था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया था, उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, उसको एक तरीके से शील्ड दी है, जिससे कोई कल जो भी सरकार आए, कल कोई भी पार्लियामेंट कोई भी पार्टी एकदम मेजॉरिटी में आए,
वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी बदल नहीं सकती। तो वापस जो मैंने कहा था कि हमारा संविधान जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और इसका ये 3 चीज़ें इसका उदाहरण है। क्योंकि जब किसी ने उसको बदलना चाहा, उसने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, और आगे जाके हम देखेंगे कि जब सोसाइटी बहुत ज़्यादा बदलती गई तो उसने कैसे अपने आप को भी बदला। ठीक है, तो 1970 के दशक में संविधान ने अपने आप को बचाया। कैसे बचाया? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। फिर आता है भारत के इतिहास का सबसे डार्क काल, वी कॉल इट अ डार्क एरा इन इंडियाज डेमोक्रेसी, और ये एरा है इमरजेंसी का। दिस इज अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी को के वक्त आर्टिकल 352 इन्वोक कर दिया गया था यूनिलैटरली, और पूरे भारत में एक इमरजेंसी मतलब आपातकाल डिक्लेयर कर दिया था, एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। इस इमरजेंसी के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार, लोगों के फंडामेंटल राइट्स उनसे छीन लिए गए, आर्बिट्रली लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जेल में डाला गया। इसके लिए इस पर्टिकुलर एरा इस पर्टिकुलर इन 2 सालों को भारत के लोकतंत्र के सबसे बुरे दिन या डार्क एरा इन इंडियाज डेमोक्रेसी माना जाता है। अब ये इसके लिए हुआ क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी लोकसभा में, तो उन्होंने अपने हिसाब अपनी तरीके से एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट आता है, वो था आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये अमेंडमेंट एक्ट इतना बड़ा था कि इसे छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाए। सबसे बड़ा बदलाव था कि उसने 3 शब्द इंडियन प्रियम्बल में ऐड कर दिए। वो 3 शब्द थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये 3 शब्दों को उसने ऐड कर दिया। उसके अलावा संविधान में एक नया पार्ट लाया जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, विच वॉज पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक नया पार्ट ही संविधान में डाला कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब देश के प्रति लोगों के क्या कर्तव्य हैं, लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य है। इसके लिए पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक नया पार्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया फॉर ऑफ द एडवाइस ऑफ ये कैबिनेट होना चाहिए, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। इसके लिए इस एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दोस्तों, कुछ पल पहले हमने इमरजेंसी की बात की कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी, और ये इमरजेंसी की घोषणा बहुत ही यूनिलैटरल तरीके से कर दी गई थी। मतलब भारत के राष्ट्रपति तक को ये नहीं पता था कि एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। अब जब ये सरकार गिरती है, जिसने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था, जिसने इमरजेंसी लाई थी, जब ये सरकार 1976 में गिर जाती है, तब एक नई सरकार आती है, और ये सरकार 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है। इस एक्ट के माध्यम से सरकार जो है, ये जो नई सरकार है, ये कुछ रिवर्स करती है चेंजेस जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी। ठीक है, अब ये चेंजेस क्या थे और ये कैसे रिवर्स हो गए? 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, जब भी नेशनल इमरजेंसी का को डिक्लेयर करना होगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये कहा कि जब भी किसी भी सरकार को नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना होगा, तब ऐसी सरकार ने राष्ट्रपति को एक रिटन रिकमेंडेशन देना अनिवार्य है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैबिनेट टू गिव अ रिटन रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी। और राष्ट्रपति तभी इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं जब उनके पास एक रिटन एडवाइस होगी।
अब ये करना इतना इम्पोर्टेंट इसके लिए था क्योंकि कुछ सालों पहले जो इमरजेंसी लाई गई थी वो ऐसे ही लाई गई थी बिना राष्ट्रपति को इन्फॉर्म किए। तो ये इसके लिए इसे भारत के लोकतंत्र का एक काला दिन माना जाता है, डार्क डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी। क्योंकि संविधान के पावर्स का थोड़ा सा गलत उपयोग, थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर दिया गया था। तो वापस जब संविधान का एक गलत इस्तेमाल कर दिया, संविधान ने अपने आप को उस तरीके से बदल दिया। संविधान ने कहा कि अब की बार अगली बार से अगर आपको नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करनी हो, आपको एक रिटन एडवाइस की ज़रूरत होगी। जब तक कैबिनेट एक रिटन एडवाइस नहीं देती तब तक कोई भी बदलाव नहीं आएगा। फिर आता है मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस वापस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है कोर्ट के पास, मतलब जो भी नियम, जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है उसकी परीक्षण करने की जो पावर है पार्लियामेंट के पास, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इसके लिए पार्लियामेंट या कोई भी गवर्नमेंट अगर वो कितने चाहे मेजॉरिटी में हो, वो कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से या फिर जुडिशरी से उनका ये हक, जुडिशियल रिव्यू की उनकी ये पावर कभी नहीं छीन सकती। राइट। सो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये 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 तय कर लिया कि जुडिशियल रिव्यू की पावर उनसे कोई भी कभी भी छीन नहीं सकता है। राइट। सो 1970 का दशक जो था भारत के इतिहास में, स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस दशक में जो सरकार थी वो अपने आप को बहुत पावरफुल करने की कोशिश कर रही थी। फिर चाहे वो आपके 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो या 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो, जिससे उसने अपने आप को बहुत सारी पावर दे दी, या फिर इमरजेंसी की घोषणा हो जिससे सरकार ने अपने आप ही इमरजेंसी की घोषणा कर दी, या फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो। तो संविधान ने इस बदलाव को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। संविधान ने ये कहा कि अगर कोई भी सरकार इतनी पावरफुल हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है, वो लोगों से उनके अधिकार कभी भी छीन सकती है। इसके लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान ने अपने आप को कुछ इस तरीके से बदला कि अब कोई भी सरकार इतनी कठोर कदम नहीं उठा पाएगी। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उनके पास, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स से 1970 के दशक से में 1970 का दशक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री से के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट दशक था। उसके बाद आता है 1980 का दशक। अब 1980 के दशक में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, और इसका एक मुख्य कारण ये था कि इस दशक में पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा हुआ था। इसका ये मतलब कि इस एक दशक में भारत ने अपने 2 प्रधानमंत्री गंवा दिए। इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है और उसके कुछ सालों के बाद राजीव गांधी जी की हत्या भी कर दी जाती है। इसके लिए जो देश था, इट वाज इन पॉलिटिकल टर्मोइल, और क्योंकि देश पॉलिटिकल टर्मोइल में था, संविधान में कुछ ज़्यादा बदलाव हुए नहीं, क्योंकि पूरा ध्यान भारत को एक इस टर्मोइल से बाहर निकालने में था। पर एक एक्ट जरूर हुई, एक कदम जरूर उठाया गया, वो था आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल विच इज 10th शेड्यूल ऐड कर दिया और इसे नाम दे दिया गया एंटी डिफेक्शन। अब ये 10th शेड्यूल भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये इसके लिए था क्योंकि इस शेड्यूल के आने से पहले बहुत ज़्यादा करप्शन होता था। जो हमारे विधायक थे उनको खरीदा और बेचा जाता था। आज विधायक एक पार्टी में होते थे तो वही विधायक कल जाके दूसरे पार्टी में जाते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए, इस आयाराम गयाराम परिस्थिति को रोकने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 लाया गया। 1980 के दशक में ये सबसे बड़ी घटना थी। और बाकी कुछ ज़्यादा संविधान के हिसाब से नहीं हुआ क्योंकि बहुत बाकी चीज़ों में बहुत टर्मोइल था, जैसे कि हमने 2 हमारे प्रधानमंत्री गंवा दिए उस दशक में। राइट। फिर आता है 1990 का दशक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। अब इस दशक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे।
क्योंकि इस दशक में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लोगों तक पहुंचा, इट रीच्ड द पीपल। पहले जो संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस दशक से पहले उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तक सीमित थी। जो आप और मैं, जो लोकल लोग थे, वो डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते थे। पर इस दशक में संविधान ने लोगों को वो ताकत भी दी कि आप डायरेक्टली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग ले सकते हो। वो कैसे, उसकी डिस्कशन हम करेंगे। 1990 के दशक में सबसे पहले तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का निर्माण कर दिया। दोस्तों, कुछ सालों पहले इसी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने या फिर गवर्नमेंट ने वापस अमेंड कर दिया था। तो ये इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का निर्माण होता है और एक नई नेशनल कैपिटल का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों दो बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस होते हैं। वो है आपके 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ का निर्माण कर दिया गया था। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि इन दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स की वजह से संविधान ने जो है लोकतंत्र ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा दिया। ग्रास रूट लेवल मतलब कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो लोकल लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि लोकल लोग सिर्फ 5 सालों में एक बार इलेक्शन में भाग लेते थे, वोट देते थे, सरकार चुनते थे और फिर अगले 5 सालों तक सरकार ही निर्णय लेती थी। पर जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, तब गवर्नमेंट नहीं बल्कि लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, राइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस आती है इंदिरा साहनी केस। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस आती है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशंस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा रिजर्वेशन है वो 50% के ऊपर नहीं हो सकता। द टोटल रिजर्वेशन विल नॉट एक्सीड मोर देन 50%। ठीक है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन बस इनिशियल अपॉइंटमेंट तक ही सीमित होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। अब इस चीज़ को हटाने के लिए 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सरकार लेके आई और सरकार ने कहा कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा, राइट। इसके बाद आता है आपका पैसा एक्ट ऑफ 1996। पैसा का मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996, क्योंकि जो 73rd और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी, जिससे लोगों के पास ये पावर आ गई थी कि वो खुद का निर्णय खुद के लिए ले पाए, ऐसी ताकत शेड्यूल्ड एरिया के लोगों को भी देनी थी। और शेड्यूल्ड एरियाज के लोगों को ये ताकत देने के लिए पैसा एक्ट 1996 का निर्माण कर दिया गया था। इस पैसा एक्ट ने जो पंचायती राज के प्रोविजंस थे वो गवर्नमेंट को दे दिए, वो लोगों को दे दिए। इसके बाद आती है आपकी 21st सेंचुरी, और इस सदी में संविधान में कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हर सोसाइटी हर पल चेंज होती रहती है, और इसके लिए संविधान को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा बनाया है कि वो इस चेंजिंग सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उस नीड्स को अपना सके, उस नीड्स को अकोमोडेट कर सके, राइट। सो पहली चीज़ तो आता है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये शिक्षा का अधिकार लोगों को देता है। इट मेक्स राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। एक नया आर्टिकल ही डाल दिया गया था जिससे लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों, सिर्फ ये समझिए कि 2002 में पहली बार हमने ये माना कि शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब 1950 से लेके 2002 तक, मतलब 52 ईयर्स हमने ये कभी नहीं माना कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। पर जब हमने इतने सालों में, 50 सालों में, जब हमने ये देखा कि हम भारत के जो लिटरेसी लेवल्स हैं वो इतने कुछ ज़्यादा है नहीं, राइट, देयर आर प्रॉब्लम्स इन लिटरेसी,
उस वक्त वापस संविधान ने अपने आप को इस तरीके से बदला, इस तरीके से अमेंड करा कि उसने बदलती हुई चेंजेस को, मतलब जब सोसाइटी को ये सोसाइटी को ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमने शिक्षा का अधिकार देना चाहिए लोगों को, तो आर्टिकल 21 उसमें डाल दिया गया, जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया गया, राइट। उसके बाद आता है आपका एम नागराज केस। अब एम नागराज केस महत्वपूर्ण क्यों है? एम नागराज केस इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि क्या हम जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, जो अब तक सिर्फ ओबीसीज या अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए ही एप्लीकेबल था, क्या हम वो कंसेप्ट एससी एसटी पे भी लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक इवॉल्विंग कंसेप्ट था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी से उठा के ये देख रही है कि क्या हम एससी एसटी को भी ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण केस आती है, वो है आई आर कोहेलो केस ऑफ 2007। दोस्तों, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में हमने ये चीज़ देखी थी कि 9th शेड्यूल डाल दिया गया था और ये कहा गया था कि जो भी चीज़ें 9th शेड्यूल में होगी वो उन चीज़ों के ऊपर जुडिशरी जो है वो परीक्षण नहीं कर सकती। मतलब 9th शेड्यूल में अगर कोई चीज़ डाल दी जाती है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। पर वापस सरकार क्या करने लगी? सरकार को जब कोई भी चीज़ ऐसी करनी थी जिसपे उसे जुडिशरी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए था, उसे ये सरकार को ये नहीं चाहिए था कि जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है, सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, जब सरकार ये नहीं चाहती थी कि वो वही सुप्रीम कोर्ट कुछ बीच में कुछ देखे, तो गवर्नमेंट जो है वो चीज़ को उठा के 9th शेड्यूल में डालती थी। अब क्योंकि वो चीज़ 9th शेड्यूल में चली गई तो सुप्रीम कोर्ट को उसको देख नहीं पाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये परीक्षण नहीं कर पाएगा कि क्या वो चीज़ जो 9th शेड्यूल में डाली गई, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाती है या नहीं जाती है, राइट। तो आर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब के बाद ये 9th शेड्यूल वाला फंडा नहीं चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी चीज़ें 9th शेड्यूल में डाली गई हैं उन चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट परीक्षण कर सकती है। मतलब उन चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड आई टेल यू वाई। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सरकार जो है अगर उसे जुडिशरी से बचना था और उसे कुछ अपनी मनमर्जी के हिसाब से कुछ काम करना था तो वो चीज़ों को उठा के 9th शेड्यूल में पटक देती थी, जिससे जुडिशरी के हाथ बंधे हुए थे क्योंकि वो 9th शेड्यूल था, वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि 9th शेड्यूल बनाया ही इसके लिए गया था कि जुडिशरी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाए। ऐसे वजह इस क्लॉज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल जाके आप कोई भी चीज़ ऐसी डालोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा सकती है और अगर आपने ऐसी चीज़ अगर आपने 9th शेड्यूल में डाली तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है वो संविधान के गार्डियन हैं, हम जो है वो संविधान के प्रोटेक्टर हैं और हमें ये देखना होगा कि आप 9th शेड्यूल में क्या डाल रहे हो, वरना आप कल ऐसी चीज़ डालोगे जिससे पूरे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही हैम्पर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आता है, वो है इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट। ये एक्ट जो है ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, राइट। इट इशूड अर्शड एन एरा ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हमें पता है कि करप्शन एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से भारत की जो डेवलपमेंट है, जो प्रगति है, वो रुक जाती है। इट हैम्पर्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ऑल्सो जो वेलफेयर का जो प्रिंसिपल है जो डीपीएसपी में दिया गया है, वो वेलफेयर के प्रिंसिपल को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है करप्शन की वजह से। अब पहले क्या होता था कि सरकार कोई भी काम करे, लोगों तक वो इंफॉर्मेशन या उसकी उसकी माहिती नहीं आती थी कि सरकार के पास कितना पैसा आया, सरकार ने एक स्कीम में कितना पैसा एक्चुअली दिया है, कितना पैसा एक्चुअली खर्चा हुआ है, उसमें से कितना पैसा कुछ लोगों के जेब में गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं आती थी। इसके वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 चलाया गया और इसके वजह से माहिती का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन लोगों को के पास आया। इसके
और इसके वजह से लोग अब आरटीआई फाइल करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सरकार ने कहीं पे भी कुछ गलती की है, लोग आरटीआई फाइल कर देते हैं। हालांकि इसके और कुछ चैलेंजेस हैं, वो हम आगे देखेंगे, पर फिर भी आरटीआई भारत के इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय था, जिससे कुछ हद तक जो गवर्नमेंट का कारोबार था उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ गई। उसके बाद आता है 2013, सन 2013। 2013 में लोकपाल एंड लोक आयुक्त बिल पार्लियामेंट में आता है, और ये बिल आता है अन्ना हजारे के अनशन की वजह से। अन्ना हजारे जी ने ये बिल लाने के लिए अमरण अनशन किया था दिल्ली के रामलीला मैदान पर, राइट। अब ये पर्टिकुलर एक्ट जो है, लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट, ये वापस करप्शन को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाता है, राइट। इसके बाद आता है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे जीएसटी, जो जीएसटी के बारे में बात करता है, और जो एक नया आर्टिकल आर्टिकल 279A हमारे संविधान में डाल देता है, राइट। आर्टिकल 279A इज पुट इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जैसे हमने वापस में वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि सोसाइटी बदल रही है। 21वीं सदी में अगर आपने देखा होगा तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। एक तो शिक्षा का अधिकार आया, एक इंफॉर्मेशन का अधिकार आया, उसके अलावा लोकपाल और लोक आयुक्त की स्थापना कर दी गई, है ना। ये सारी चीज बदलाव इसके लिए आए क्योंकि सोसाइटी बदल रही थी। अब लोगों को लगने लगा, लोग जागरूक हो गए कि करप्शन कहीं ना कहीं हो रहा है, हमें इसे रोकना होगा, तभी जाके हमारी ग्रोथ होगी, तभी जाके हमारी डेवलपमेंट होगी, राइट। इसके साथ साथ पर्सनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों ने कुछ अलग सोचना शुरू कर दिया था। जैसे लोगों को लगा कि गवर्नमेंट के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन हमारी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल इंटरनेट के ऊपर। ये इंफॉर्मेशन हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और सरकार इसका गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए वापस जो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर थे, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा के एस पुत्तस्वामी जजमेंट में कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट होगा, प्राइवेसी एक मूलभूत अधिकार होगा। अब दोस्तों, 1950 में जब संविधान बना था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास ये बिल्कुल भी, उनको भनक भी नहीं थी कि प्राइवेसी करके कुछ हो सकता है करके। पर जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती गई, जैसे वक्त आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें चेंज होती गई, लोगों की ज़रूरतें बदलती गई। संविधान ने उस ज़रूरतों को अपने आप में अकोमोडेट किया। इसके लिए संविधान को वापस एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवित किताब कहा जाता है भारतीय संविधान को, क्योंकि भारतीय संविधान बदलती ज़रूरतों के अनुसार अपने आप को भी बदलता है और लोगों की ज़रूरतों को भी आत्मसात करता है, राइट। इसके अलावा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट की स्थापना की। इस कमीशन की स्थापना करना इतना ज़रूरी इसके लिए था क्योंकि बैकवर्ड जो क्लासेस थे, उनके अधिकार का रक्षण करना अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा जो 21वीं सदी थी, जो आपकी 21st सेंचुरी थी, 21st सेंचुरी है, उसे कहा जाता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, है ना। कहा जाता है कि इस सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चल रहा है। और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चला कौन रहा है? चल रहा है इंटरनेट के बेसिस के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट इज़ अ ड्राइविंग फ्यूल फॉर दिस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन। अब इंटरनेट का एक्सेस या इंटरनेट का एक्सेस होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था, क्योंकि आज के युग में अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस ना हो तो आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे, कुछ हद तक आपका पूरा जीवन ही रुक जाएगा अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो। अब कुछ ऐसे लोग थे भारत में जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। कुछ ऐसे एरियाज थे भारत में जहाँ पे सरकार ने वो एक्सेस बंद कर दिया था। ऐसे वक्त में वापस सुप्रीम कोर्ट अपने सैब्यू मैथ्यू जॉर्ज केस ऑफ 2018, इसे सैब्यू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2018 कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंटरनेट का एक्सेस है, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट। वापस बदलते ज़रूरतों के हिसाब से संविधान ने अपने आप को भी बदला, क्योंकि 1950 के दशक में तो इंटरनेट था भी नहीं, तो तब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये लगा भी नहीं था कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आगे आएगी। पर जब ऐसी टेक्नोलॉजी आई, संविधान ने अपने आप को बदला, संविधान ने उस टेक्नोलॉजी को आत्मसात किया, राइट। संविधान ने उस बदलाव को आत्मसात किया।
वापस इंटरनेट एक मूलभूत अधिकार बन गया आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के नीचे, राइट। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है, वो है सबरीमाला केस और ट्रिपल तलाक केस। इन दोनों केसेस में वुमेन के राइट्स या स्त्रियों के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किए। वापस सुप्रीम कोर्ट के सामने सबरीमाला केस में एक पेटिशनर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो बात करता है, वो सिर्फ कास्ट वाली अनटचेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 17 बनाया था कि अछूतपना पूरी तरीके से जाना चाहिए, तो वो अनटचेबिलिटी तब जब उन्होंने बनाया था तब उनके सामने सिर्फ एक कास्ट सिस्टम थी जिसके बीच में ये अनटचेबिलिटी का ईविल था। पर सबरीमाला केस में एक पिटिशनर ने ये भी कहा था कि अगर स्त्रियों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि वो पोल्यूटेड है, तो ये भी एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है उसका इंटरप्रिटेशन आज के मॉडर्न काल, आज के इस युग में कुछ बहुत सा बदल गया है। जैसे सबरीमाला केस हो गई या ट्रिपल तलाक केस हो गई, इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, आर्टिकल 25 जो लोगों को अपने मूलभूत अधिकार, लोगों को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है, राइट, वो अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त है। और इन दो जजमेंट से उन्होंने ये कहा कि वी शुड गिव वुमेन दैट राइट ऑल्सो। तो इन दोनों केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रियों का आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 ये इंश्योर किया कि ये लागू होगा, ये इंश्योर किया कि स्त्रियों पर भी ये आर्टिकल लागू होगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है, वो है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। दोस्तों, होमोसेक्सुअलिटी है ना, होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन कर दिया गया था। मतलब इंडियन पीनल कोड में धारा 377, सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ये कहता था कि होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो बैंड है एंड इट इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी। पर वापस आज के युग में हम कहते हैं कि वी आर इन द एरा ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, जहाँ पे सोसाइटी जो है वो बहुत हद तक बदल गई है, लोगों के विचार करने की क्षमता बहुत हद तक बदल गई है। अब ऐसे युग में अगर कोई सेम जेंडर के लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो क्या ये उनका अधिकार नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जाना, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो धारा 377 है, सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, ये आज से डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। मतलब होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स, कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स इज डीक्रिमिनलाइज्ड। अब वापस ये एक बहुत बड़ा कदम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, क्योंकि इससे पहले इन लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखा गया था। जो होमोसेक्सुअल लोग थे, फिर वो आपके गेज हो गए या लेस्बियंस हो गए, इनको अपने अधिकारों से वंचित रखा गया था। अगेन दे वर नॉट एबल टू एक्सरसाइज द आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, सॉरी आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 19, दे वर नॉट एबल टू एक्सरसाइज दीज पर्टिकुलर आर्टिकल्स, दीज पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स। नवतेज सिंह जोहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को भी अपने अधिकार दे दिए। वापस संविधान ने अपने आप को बदला। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इंटरप्रिटेशन बदलती ज़रूरतों के हिसाब से बदला, राइट। सो उसके बाद कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स आते हैं, जैसे कि 103 जो रिसेंटली आया था, जिसने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% एडिशनल रिजर्वेशन दे दिया था। अब दोस्तों, इंदिरा साहनी जजमेंट अगर आपको याद होगा, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% के ऊपर नहीं हो सकता रिजर्वेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 50% के ऊपर दे दिया है। तो अब ये मैटर आना बाकी है कि इस पर्टिकुलर चीज़ क्या ये लीगल है या नहीं है, या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये आना अभी बाकी है। इसके अलावा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो SC ST के रिजर्वेशंस थे लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो एक्सटेंड कर दिए। और 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की पावर थी, वो वापस स्टेट्स को दे दी। क्योंकि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये पावर प्रेसिडेंट को दे दी थी कि कि प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करेंगे कि पूरे भारत में बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगे। पर 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये पावर प्रेसिडेंट से लेके वापस रिस्पेक्टिव स्टेट्स को दे दी कि स्टेट वाइज आइडेंटिफिकेशन होगा कि बैकवर्ड क्लासेस क्या है। तो दोस्तों, हमने 1950 से लेके
2021 तक कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक सफ़र किया। इस सफ़र में एक चीज़ हमने ये महसूस की कि जब जब सोसाइटी चेंज हुई, जब जब सोसाइटी में कोई परिवर्तन आया, कोई चेंज आया, संविधान ने भी अपने आप को उस तरीके से बदला। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो चेंज इटसेल्फ, राइट। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि वो 50-70 साल पहले था तो वही प्रोविजंस आज भी है। संविधान को भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्हें भी ये पता था कि जैसे सोसाइटी बदलेगी, संविधान को भी अपने हिसाब से वो चेंजेस को बदलना पड़ेगा। इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो मुझे लगता है संविधान में है, वो है आर्टिकल आपका 368, जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो। तो पार्लियामेंट ने इस पावर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे लोगों को उनके राइट्स मिले, राइट। फॉर एग्जांपल कि आर्टिकल 21A इंसर्ट कर दिया गया, जिससे लोगों को उनके मूलभूत अधिकार मिले, राइट। सो आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो। पर अगर पार्लियामेंट अपनी आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर है उसका अगर गलत इस्तेमाल करने लगे, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट आ जाती है बीच में थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि क्या ये बदलाव जो पार्लियामेंट ने किए हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स पॉइंट आउट टू अ फैक्ट दैट बोथ द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, इन दोनों ने एक साथ मिलके संविधान को इस तरीके से मोल्ड किया है जिससे वो सोसाइटी के बदलते ज़रूरतों को अपने साथ आत्मसात कर ले। Therefore, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और इसके लिए एक लिविंग ट्री डॉक्ट्रिन है। लिविंग ट्री डॉक्ट्रिन क्या होती है दोस्तों, कि जब भी कोई पेड़ है वो बढ़ने लगता है, तब तब जो भी उसके पुराने पत्ते होते हैं या पुराने उसके जो ब्रांचेस होते हैं, अगर उससे उन पत्तों की, उन ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं होती, तो वो पत्ते या ब्रांचेस वो ढल देता है और नए पत्ते या नए ब्रांचेस आ जाते हैं। वैसे ही हमारा संविधान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बीज बोया था, दे हैड सोड अ सीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, एंड नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारा संविधान इतना बड़ा हो गया है कि उसने अपने आप ही जो चेंजेस चाहिए थे वो चेंजेस कर लिए। जो उसे लगा कि संविधान में कुछ पार्ट है जो महत्वपूर्ण नहीं है, उस पार्ट को निकाल भी दिया है, राइट। सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन डिलीटेड ऑल्सो, राइट। सो लिविंग ट्री डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जो भी संविधान है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता है। वैसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, विच over the past 70 years has changed according to time, and therefore this living tree doctrine is applicable on our Indian constitution also. तो आज़ादी के इस दिन पर ये एक सफ़र हमने तय किया, जिसमें हमने 70 साल की जर्नी देखी कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमने ये जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और एक लिविंग ट्री डॉक्ट्रिन कैसे उसके ऊपर अप्लाई होती है। क्योंकि जैसे एक पेड़ अपने पुराने पत्तों को छट देता है और नए ब्रांचेस या नए पत्ते उस पर आते हैं, वैसे ही हमारा संविधान है, जहाँ पर जो चीज़ें नहीं आवश्यक थी उन्हें उसने हटा दिया, और जो नई चीज़ें आवश्यक थी वहाँ पे उसने अपने आप को आत्मसात किया और बढ़ते गया, राइट। सो आज हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ऐसा संविधान जिसने हमें पिछले 75 सालों में जोड़े रखा है, राइट। सो on this note, I'll end my session. I wish you all a very, very happy Independence Day. Before ending my session, just some things about Super Coaching. It is a one-stop initiative for all your needs. In one subscription, you'll get access to mock tests, study notes, and live classes. Okay, and all this is available at rupees 2,500. But if you put my coupon code of Akash20, you'll get a 20% discount, which means this will be available at rupees 2,000 only. On that note, I'll end my class. Thank you so much, and I wish you all a very happy 75th Independence Day again. Thank you so much.